क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जो इंटेलिजेंट होने के बावजूद पेंसिल ठीक से होल्ड नहीं कर पाता, बार-बार गिर जाता है या शू लेसिस बांधने में मुश्किल महसूस करता है? लोग अक्सर इसे सुस्ती या लापरवाही समझते हैं, लेकिन असल में ये डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर हो सकता है। आज हम डीएसएम-टीआर के मुताबिक डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर को डिटेल में समझेंगे। अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल माइंड व्याज। आज के इस लेक्चर में हम डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर डीसीडी के बारे में बात करेंगे, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द सिग्निफिकेंट impairment in acquiring and executing coordinated motor skills which interfere with daily living एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। कि आपकी ऐसी मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें आपको इश्यूज आ रहा होता है डेली लाइफ में यूज़ करते हुए और एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी यूज़ करते हुए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसकी टोटल 4 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया ए क्या कहता है आपको कि मोटर स्किल्स आर सब्सटेंशियली बिलो द एक्सपेक्टेड लेवल फॉर एज, की आपकी जो मोटर स्किल्स हैं आपकी एज के अकॉर्डिंगली कम होती हैं। लाइक पुअर हैंड राइटिंग, अगर आपकी एज 3 से ज़्यादा है पर आपकी हैंड राइटिंग उस एज के मुताबिक नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग पुअर होगी। डिफ़िकल्टी बटनिंग द क्लॉथ्स, कि आपको अपनी शर्ट के बटन्स बंद करने में इशू आ रहा है, बॉल को कैच करने में इशू आ रहा है, फ्रीक्वेंट ड्रॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आप बार बार चीज़ों को जो है गिरा रहे हैं। क्राइटेरिया बी कहता है कि मोटर डिफ़िकल्टी इंटरफेयर विद, कि आपकी जो मोटर डिफ़िकल्टीज जो हैं ऊपर वाली वो आपकी असरअंदाज होनी चाहिए आपकी स्कूल की लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में, सेल्फ केयर में और रिक्रिएशन में। क्राइटेरिया सी आपको कहता है कि सिम्टम्स बिगिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, कि जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है अंडर द स्टार्टिंग एजेस ऑफ लाइफ, तभी सिम्टम्स आपके शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नोट बेटर बी एक्सप्लेन्ड बाय, क्राइटेरिया डी कहता है कि आपका जो क्राइटेरिया डी है वो आपके किसी और डिसऑर्डर के साथ डीसीडी नहीं आना चाहिए, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ नहीं आना चाहिए। इसके सिम्टम्स सिर्फ डीसीडी के साथ ही आने चाहिए। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की इसकी, तो इसकी कॉजेस हो सकती हैं प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, फैमिली हिस्ट्री या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट एंड कोर्स। यूजली नोटिस बिटवीन 5 to 7 years, लाइक जो आपके सिम्टम्स हैं वो 5 to 7 years में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। चाइल्ड में हैव डिफ़िकल्टी विद, चाइल्ड को डिफ़िकल्टी होगी राइटिंग के साथ, ड्राइंग के साथ, राइडिंग अ बाइक, कोई भी गेम खेल रहा है, स्पोर्ट्स के साथ, ड्रेसिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्ट। दीज चैलेंजेस कैन कंटिन्यू इन एडोलेसेंस, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही तो आपके एडोलेसेंस में भी ये सिम्टम्स नज़र आना कंटिन्यू ही रहते हैं। जिसकी हम बात करें हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस की, तो 1 to 3 years जो हमारा होता है वो प्री स्कूल अर्ली होता है, अर्ली स्कूल लाइफ चल रही होती है हमारी। उसमें हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, क्लाइंब स्टेयर्स, जंप विद बोथ फीट, थ्रो ओवर हैंड, बिल्ड टावर्स, यूज स्पून एंड कप, स्क्रिम्बल्स एंड ड्रॉस। अगर ये प्रॉपरली हम काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो ठीक जा रहा है। बट अगर इन एक्टिविटीज़ में हमें इशू आ रहा है तो यहीं से ही हम साइन एंड सिम्टम्स जो है वो लेना शुरू कर लेते हैं। 4 to 5 years पे जाएँ तो हम प्री स्कूल मिडिल स्टार्ट होता है। इसमें हम होप्स ऑन 1 foot, एक पाँव पे खड़ा होना सीखते हैं। कैचेज अ लार्ज बॉल, लार्ज बॉल को कैच करते हैं। पेडल्स अ ट्राईसाइकिल, कट विद सीजर, कॉपी बेसिक शेप्स, बटन्स एंड जिप्स, होल्ड पेंसिल्स विद इमर्जिंग कंट्रोल। तो जब हम 5 to 6 years में जाते हैं तब हमारा प्री स्कूल लेट चल रहा होता है। उसमें हम स्किप्स कर सकते हैं, कैचेस अ स्मॉल बॉल, गैलप्स एंड बैलेंसेस, ड्रॉ सिंपल शेप्स, राइट सम लेटर्स, यूज सीजर एक्यूरेटली, ड्रेसेस इंडिपेंडेंटली। तो जब हम 6 to 7 years में जाते हैं तो अर्ली स्कूल एज हमारी स्टार्ट हो जाती है। जंप्स रोप्स एंड किक्स अ बॉल, इम्प्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, राइट्स लेटर्स एंड वर्ड्स नीटली, टाइज शू लेसेस, कंप्लीट्स पजल्स। 7 to 8 years मिडिल स्कूल एज की बात करें तो इसमें हम स्विंग्स एंड हैंग्स, ड्रिबल्स अ बॉल, थ्रोज एंड कैचेस विद एक्यूरेसी, राइट्स इन लाइन
स्पेस, यूजेस टूल्स एंड मटेरियल्स विद कंट्रोल, गुड पोस्चर ड्यूरिंग एक्टिविटीज आ जाता है। 8 to 10 ईयर्स की हमारी बात करें तो स्कूल एज हमारी आती है अपर लेवल पे। इसमें हम राइड द बाइक कॉन्फिडेंटली, हम बाईसाइकिल को कॉन्फिडेंटली राइड कर सकते हैं। प्ले टीम स्पोर्ट्स, जितनी भी हमारी टीम्स की गेम्स होती हैं हम वो खेल सकते हैं आराम से। यूजेस हैंड आई कोऑर्डिनेशन इफेक्टिवली, राइड लेजिबली एंड फ्लुएंटली, कंप्लीट्स कॉम्प्लेक्स टास्क, वर्क्स विद स्पीड एंड एंड्योरेंस। ठीक है, ये हमारी है नॉर्मल डेवलपमेंटल। बट अगर इनमें हमारे इश्यूज आ रहे हैं मोटर स्किल्स में, हम नहीं ये प्रॉपरली चीज़ें कर पा रहे अकॉर्डिंग टू डी आवर एज, तो हम ये सिम्टम्स हम उसको जज करना शुरू करेंगे। हम फ़ौरन से इसकी असेसमेंट की तरफ जाएंगे ताकि हम असेस कर सकें कि डीसीडी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हम टाइमली एक चाइल्ड को प्रॉपर थेरेपी दे के उसकी डेली लाइफ को बेटर बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टूल्स। व्हाट इज असेस्ड, कि हम असेस क्या कर रहे हैं इसमें। हम आपकी मोटर स्किल्स को असेस कर रहे हैं, ग्रॉस एंड फाइन मोटर जो है, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एजिलिटी एंड प्लान्स, क्या हम चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हैं, हमारी मसल मूवमेंट कैसी है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की हमारी अटेंशन प्रोसेसिंग मेमोरी क्या ठीक चल रही है या नहीं, बिहेवियर एंड इमोशंस को हम चेक कर रहे होते हैं, और हमारा एकेडमिक इम्पैक्ट देख रहे होते हैं कि हमारी स्टडीज़ में इसका इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि हमारी हैंड राइटिंग है वो ठीक से हम कर पा रहे हैं, क्लासरूम टास्क हम सही से कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम असेसमेंट करते कैसे हैं, उसके लिए हम स्टैंडर्डाइज असेस टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास मूवमेंट असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन आ जाता है। ये डीसीडी के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास BOT2 यूज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास PDMS2 यूज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा यूज़ होगा वो है BMI टेस्ट। सेंसरी प्रोफाइल 2 को यूज़ कर लेते हैं। कॉर्नर्स रेटिंग स्केल 4 हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम अटेंशन और बिहेवियर को इवेल्युएट करते हैं। फिर हम चाइल्ड बिहेवियर चेक लिस्ट, उसके बिहेवियर को चेक करने के लिए हम चाइल्ड बिहेवियर चेक लिस्ट यूज़ करेंगे। वेस्टलर इंटेलिजेंस स्किल्स फॉर चिल्ड्रन विस्क 5 यूज़ करेंगे अगर ज़रूरत है तो। इसमें हम उसकी इंटेलिजेंस को असेस करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट क्या हो जाएंगी हमारे पास कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ पोस्चर कैसा है, मूवमेंट कैसा कर रहा है बच्चा, टास्क परफॉर्मेंस उसकी कैसी है। और प्ले बेस्ड असेसमेंट, हम उससे कोई ना कोई गेम खिलाएंगे ताकि हम उसको चेक करें कि वही गेम खेल पा रहा है, सही से चीज़ों को होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फंक्शनल असेसमेंट रियल लाइफ सेटिंग के अंदर, उसकी रियल लाइफ सेटिंग जैसे कि घर की बात कर लें, स्कूल की बात कर लें, प्ले ग्राउंड की बात कर लें, तो उधर उसकी फंक्शनल असेसमेंट कैसी है वहाँ पे हम असेसमेंट कर लेंगे। जो टूल्स यूज़ होते हैं असेसमेंट के अंदर वो कौन से होते हैं, फाइन मोटर टूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पैक बोर्ड्स, शेप शॉर्टर्स, बीड्स लेसिंग, ट्विज़र्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब विजुअल चेक करने के लिए हमारे पास मोटर टूल्स आते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएंगी पजल, ब्लॉक डिज़ाइंस, मेजेस, ड्राइंग टास्क हम कर लेंगे। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टूल को चेक करने के लिए जो हमारे पास आते हैं वो हैं बैलेंस बीम, होपिंग, कैचिंग, ऑब्स्टेकल कोर्स आ जाएगा। राइटिंग टूल्स और राइटिंग को चेक करने के लिए आएंगे कि हम पेंसिल सही से होल्ड कर पा रहे हैं। पेपर टास्क आ जाएंगे, कॉपिंग शेप्स आ जाएगी। सेंसरी टूल्स जो हमारे पास आएंगे वो टेक्सचर टूल्स, वेटेड आइटम्स और सेंसरी निट्स आ जाएंगी। बिहेवियर एंड अटेंशन टूल्स आएगा नेक्स्ट। इसमें मन में रेटिंग स्केल्स, क्वेश्चन आयर्स, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास टूल्स होती हैं जो कि हमारी असेसमेंट में यूज़ होंगी। हम करते क्या हैं, फर्स्टली हम इनिशियली इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर हम क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं कि इसकी डेवलपमेंटल मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, फैमिली हिस्ट्री क्या थी, फिर हम असेसमेंट की तरफ जाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जर्वेशन करते हैं, और नेक्स्ट फिर हम एनालिसिस करते हैं ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें चीज़ों को। फिर हम फीडबैक एंड रिकमेंडेशन की तरफ जाते हैं ताकि हम एक प्रॉपर गोल सेट कर सकें कि आगे हमने कैसा इंटरवेंशन प्लान बनाना है, कैसी थेरेपी लगानी है जो कि चाइल्ड के लिए इफ़ेक्टिव हो सके। तो कंडक्ट करता कौन है असेसमेंट, ये असेसमेंट या तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करेगा या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करेगा या फिर स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो करता है, या फिर हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट कर देता है अगर उसको ज़रूरत है तो। अब इसमें जो हमारे पास थेरेपी यूज़ होती है वो कौन सी होती है, वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है, हेल्प्स चाइल्ड टू डेवलप द स्किल्स दे नीड टू पार्टिसिपेट इन डेली एक्टिविटीज़। ऑक्यूपेशंस
ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑक्यूपेशन जो डेली मर्रा के आपके काम होते हैं उसको करने में हेल्पफुल होती है, आपकी स्किल्स को डेवलप कराते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी डेली लाइफ फंक्शनिंग को कर सकें। वी बिल्ड एबिलिटीज, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड प्रमोट इंडिपेंडेंस। आप बच्चे में एबिलिटी पैदा कर रहे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे होते हो ताकि उनमें इंडिपेंडेंस आ सके। हाउ टू हेल्प, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे मदद करती है? इम्प्रूव्स मोटर स्किल्स, आपकी जो है मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट आपकी इन्हांस कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, आपकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जो चीज़ों को करना होता है उसमें आपकी मदद करती है। बिल्ड सेंसरी प्रोसेसिंग एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट सपोर्ट्स अटेंशन, फोकस एंड सेल्फ कंट्रोल, कि आपकी अटेंशन एक चीज़ पे जाए, आप चीज़ों को फोकस कर सको और उस पर आपका कंट्रोल आ सके। डेवलप्स डेली लाइफ लिविंग स्किल्स एंड इंडिपेंडेंस, कि आपने जो डेली लाइफ की स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप करनी है, आपकी इंडिपेंडेंस कैसे लानी है, वो चीज़ों में हेल्प करेगा। फॉस्टर कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपकी पार्टिसिपेशन आएगी। इससे बेनिफिट्स किससे होता है? चिल्ड्रन को, जिसको चैलेंज हो रहा होता है ना, एक्सपीरियंसेस चैलेंजेस विद मोटर स्किल्स में इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेशन में इशू आ रहा है, सेंसरी प्रोसेसिंग में इशू आ रहा है, आपकी अटेंशन और बिहेवियर में इशू आ रहा है, सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हो, आप अपने डेली के टास्क नहीं कर पा रहे हो, लर्न नहीं कर पा रहे हो, स्कूल टास्क में इशू आ रहा है, आप प्ले सही से नहीं कर पा रहे, आपकी सोशल पार्टिसिपेशन इफेक्ट हो रही है, तो इन सब में आपकी हेल्पफुल होगी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या हैं, पहले हम असेस करते हैं एक चाइल्ड की स्ट्रेंथ को, उसको चैलेंजेस कौन से आ रहे हैं, और फिर हम उसके लिए गोल बनाते हैं। फिर हम प्लान की तरफ जाते हैं कि एक प्रॉपर प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं चाइल्ड के लिए कि ये एक्टिविटीज़ हम जो है चाइल्ड को करवाएंगे। फिर इंटरवीन, कि अब वो जो हमने प्लान बनाया है अब वो उस चाइल्ड के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको इंगेज करवा रहे हैं प्ले बेस्ड एंड एविडेंस बेस्ड थेरेपी लगाकर। फिर हम रिव्यू करेंगे कि उसकी प्रोग्रेस को हम ट्रैक करेंगे कि पहले से बेहतरी आई है या नहीं है, पहले उसकी कैसे एक्टिविटीज़ आ रही थी, हैंड मूवमेंट कैसी थी, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस कैसा था और अब कैसा है, या हमारी थेरेपी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ठीक है, हम उसी को लेके चलेंगे, अगर नहीं कर रही तो हम उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ी चेंजिंग लाएंगे। एम्पावर, बिल्ड स्किल्स फॉर ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस, फिर हम उसकी स्किल्स को ग्रेटर इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएंगे ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। हम कौन कौन से एरियाज़ को एड्रेस करते हैं? फाइन मोटर स्किल्स को, ग्रोस मोटर स्किल्स को, सेंसरी इंटीग्रेशन को, डेली लाइफ स्किल्स को, स्कूल एंड प्ले पार्टिसिपेशन को। इसमें जो एक्टिविटीज़ ज़्यादातर यूज़ होती हैं और जो हम करवा सकते हैं पेरेंट्स और एजुकेशनल थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, और तो उसमें हम जो करवा सकते हैं वो हो सकती हैं फाइन मोटर टूल्स, सेंसरी विंस, थेरेप्यूटी एंड बैलेंस एंड मूवमेंट, डेली लिविंग एक्टिविटीज़, विजुअल स्पोर्ट्स एंड शेड्यूल्स, प्ले बेस्ड लर्निंग एंड क्रिएटिव एंड फंक्शनल प्ले। तो हम ऐसा एग्जाम्पल केस स्टडी ले लेते हैं। इसमें हमने केस लिया कि आरिफ एक बच्चा था, फिक्टिशियस था, 7 ईयर और 3 मंथ उसकी एज है, ग्रेड 2 में पढ़ता है, मेल है उसका जेंडर, और रेफर रीज़न क्या था उसका कि वो क्यों लाया गया था? उसकी हैंड राइटिंग पुअर थी, स्पोर्ट्स में उसको खेलने में मुश्किल होती थी, क्लमजीनेस था, गिर जाता था, फ्रिक्वेंट बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों में टकरा जाता था, और डेली के टास्क करने में थोड़ा स्लो था। प्रेजेंटिंग कंसर्न्स क्या थे कि डिफ़िकल्टी विद हैंड राइटिंग, के पुअर लेटर फॉर्मेशन, अनइवन स्पेसिंग, कि एक तो उसकी स्पेसिंग जो लेटर्स में आती है वो ठीक तरह से नहीं थी, और सेकेंडली वो लेटर्स को फॉर्म करने में उसकी प्रॉपर चीज़ें नहीं थी। ट्रबल विद बटन, जिप्स एंड ट्राइंग शू लेसेस, कि उसको बटन्स बंद करने में, जिप्स बंद करने में या फिर शू लेसेस बांधने में मुश्किल आती थी। वो प्लेग्राउंड्स को अवॉइड करता था। पुअर एट कैचिंग एंड किकिंग, कि वो कैच करने में बॉल को या फिर किक करने में पुअर था या अवॉइड करता था। अपीयर्स क्लमसी, ट्रिप्स एंड फॉल्स, वो गिर जाता था। ऑफन टेक लॉन्गर टू कंप्लीट टास्क, के टास्क को कंप्लीट करने में वो काफ़ी देर लगा देता था। उसकी सेल्फ स्टीम लो थी और वो न्यू एक्टिविटीज़ करने को अवॉइड करता था। अब हमने इसमें असेसमेंट किया कि मोटर स्किल्स को असेस किया BOT 2 के साथ,
विजुअल मोटर इंटीग्रेशन VMI के साथ किया। थर्ड हमने मोटर कोऑर्डिनेशन को चेक किया MABC2 के साथ। हैंड राइटिंग को चेक किया ऑब्जर्वेशन के साथ। डिस्ग्राफिया स्क्रीनिंग के थ्रू। बिहेवियर एंड सेल्फ स्टीम हमने चेक की CBCL के साथ। सब जो थी बिलो एवरेज गई और हैंड राइटिंग जिसकी सिग्निफिकेंटली डिफ़िकल्ट थी और CBCL उसका जो सेल्फ स्टीम और बिहेवियर था वो एट रिस्क पे जा रहा था। फोर्थ हमने उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी फाइंडिंग्स निकाली कि वीक कोर स्ट्रेंथ एंड पुअर बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, डिफ़िकल्टी विद मोटर प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग, पुअर पेंसिल ग्रिप थी उसकी एंड लिमिटेड हैंड स्ट्रेंथ, चैलेंजिंग इन विजुअल मोटर इंटीग्रेशन टास्क, सेंसरी सेंसिटिविटी एंड इम्पैक्टिव पार्टिसिपेशन, नीड स्पोर्ट्स इन डेली लाइफ फंक्शनिंग। हमने हमारा गोल क्या था इस केस में कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स को जो है इम्प्रूव करना है ताकि वो राइटिंग तो अच्छी कर सके, उसकी हैंड राइटिंग तो बेटर हो, उसकी ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को इम्प्रूव किया जा सके, उसकी इंडिपेंडेंस इन सेल्फ केयर टास्क में आ सके, इंक्रीज हो सके, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन इन्हांस हो और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और वो पार्टिसिपेट करे किसी भी प्ले में या स्कूल एक्टिविटीज़ में। इसके लिए हमने इंटरवेंशन प्लान क्या लिया, हमने फाइन मोटर ट्रेनिंग, ग्रॉस मोटर एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, सेल्फ केयर स्किल्स, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, सेंसरी एंड रेगुलेशन, फैमिली एंड स्कूल इन्वॉल्वमेंट। वही बात है कि जब भी हमने चाइल्ड के साथ वर्क करना उसकी फैमिली और स्कूल इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट में हमने उसको क्या सिखाना है कि पेंसिल कंट्रोल कैसे करते हैं, प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाएंगे, मैनिपुलेटिव्स, कटिंग, थ्रेडिंग ये सब कुछ सिखाएंगे। क्रॉस मोटर में उसको बैलेंस चीज़ें कैसी करनी है, एक्टिविटीज़, ऑब्स्टेकल कार्स, बॉल स्किल्स और रिदमिक एक्टिविटीज़ कराएंगे। सेल्फ केयर स्किल्स में आ जाता है बटनिंग, जिपिंग, लेसिंग, डेली रूटीन प्रैक्टिसिंग। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में आ जाएगा आप शेप्स को कॉपी कर पा रहे हो, मेजेस को कर रहे हो ताकि आप चेक करो कि उसकी मेमोरी और अटेंशन है या नहीं है। ब्लॉक डिज़ाइंस, पजल, मैचिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगी। सेंसरी रेगुलेशन आ जाएगी कि सेंसरी राइड कैसी है, हैवी वर्क, कामलिंग स्ट्रेटजीज एंड मूविंग ब्रेक्स। फैमिली एंड स्कूल इन्वॉल्वमेंट हमारा कि होमवर्क प्रोग्राम देंगे, होम प्रोग्राम, टीचर को कोलैबोरेट करवाएंगे, स्ट्रेटजीज इन क्लासरूम। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। तो इससे हमारा आउटकम क्या हुआ कि आफ्टर जब हमने ये इम्प्लीमेंट की एक्टिविटीज़ उसकी डेली लाइफ में, तो आफ्टर 3 मंथ जो था पेंसिल ग्रिप उसकी बेटर हुई और उसने ज़्यादा अच्छे से राइटिंग करना स्टार्ट किया। उसका जो बैलेंस एंड बॉल स्किल्स थी वो इम्प्रूव हुई, उसमें इंडिपेंडेंट इन डेली टास्क आया, कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन क्लास एंड प्ले, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, इंक्रीज अटेंशन एंड टास्क कंप्लीशन, उसकी अटेंशन और टास्क कंप्लीशन जो थी वो इंक्रीज हुई। इससे हमें की टेक अवेज क्या मिलते हैं कि अगर हम चीज़ों को अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि इस चाइल्ड की एज थी 7, तो हमने 7 ईयर्स पे इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हम जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ड्यूशल आई इंटरवेंशन हेल्प, तो हमारी जो इंटरवेंशंस होती हैं वो हेल्प करती हैं चाइल्ड को DCD स्किल्स को बिल्ड करने में, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस लाने में, ताकि एम्पावर कर सकें उसकी फुल पोटेंशियल को। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर साइकोलॉजिकल लेक्चर्स एंड मेंटल हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।